देखिए, our discussion today is about wave optics. We want to know about the light. You have done your ray optics, and in ray optics we say light is energy which travels with velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second, and it travels in straight line in the form of ray. But there we don't talk about the nature of light. हम कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं स्ट्रेट लाइन में चलती है, रे है, एनर्जी है. In this topic we like to understand what is light. जब हम ये बात करते हैं, लाइट के बारे में बात करते हैं, क्या है, कई बार दिमाग में आता है इज इट ए पार्टिकल, ये भी दिमाग में आता है इज इट ए वेव, एंड इफ इट इज ए वेव what kind of wave it is, how we can say it is a wave, which phenomena is supporting wave nature, which phenomena we cannot explain using wave nature, why we need photon concept. There are so many things that we like to know about the light. But in this topic of wave optics, we will prove, we will discuss certain experiments like interference and diffraction. There we will see our light is behaving like a wave. With this wave concept, definitely we cannot explain photoelectric effect. There we need photon concept. But that is another story. Here in this topic of wave optics, we are going to see its behavior as a wave. शुरू से ही लाइट के बारे में तो लोगों को रहा कि यार लाइट का मालूम पड़े. गैलीलियो के टाइम से ही लाइट को जब वेलोसिटी की बात आई तो उस समय तो ये माना करते थे कि जो लाइट है इसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी होती है. इस 60s की बात है, उस समय तो लाइट की वेलोसिटी को इन्फिनिटी माना जाता था. और लाइट क्या है उसके बारे में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1637 में ये कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी. बट उस समय न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी एक बुक है ऑप्टा, उसमें उन्होंने इस थ्योरी को और डेवलप किया और उस थ्योरी के बेसिस पर, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से हम उसको जानते हैं, उस थ्योरी के बेसिस पर यह कहा गया कि लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है, और जो हमारे जो सोर्स हैं उनसे कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली इमिट होते रहते हैं. और ये जो हमारे डिफरेंट कलर्स हैं वो किस वजह से है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, अलग कलर की अलग साइज. ये बात तो समय कही गई, कहा गया कि जो कॉर्पस्कुलर्स हैं ये विद वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं, और देखिए डिफरेंट कलर इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट साइज से कहा गया. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो फिनोमेना भी उस समय तक लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जानते थे कि दूसरा मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट बेंड हो जाती है. तो उस समय इस थ्योरी में कहा गया कि वो जो बेंडिंग होती है लाइट की वो दूसरे मीडियम के अट्रैक्शन की वजह से होती है, और रिफ्रैक्शन को समझाया, समझ में भी आया. लेकिन उससे कंक्लूजन जो आया वो ये था कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जहां अट्रैक्शन आया है वहां तो फिर वेलोसिटी को ज्यादा होना चाहिए. तो ये जो हमारी कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी वो उसके अकॉर्डिंग तो जो डेंसर मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं, उनमें वेलोसिटी ज्यादा होती है. जबकि आज तो हम जानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कम होती है, लेकिन उस समय तो ऐसी बात नहीं थी. उस समय तो जो है यही इस थ्योरी से सामने आया था कि लाइट की वेलोसिटी जो है डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है. पर प्रॉब्लम ये थी उस समय लाइट की वेलोसिटी किसी ने मेजर नहीं की थी. लाइट की वेलोसिटी को एक्सपेरिमेंटली फिजियो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1849 में पहली बार फ्री स्पेस में मेजर किया. तो ये तो शुरू में जब बातें चल रही थी वो आई. अब इस थ्योरी से उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो चीजें एक्सप्लेन की उनमें स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन
समझा दिया, रिफ्लेक्शन को समझा दिया, रिफ्रैक्शन को समझा दिया, इसी थ्योरी के बेसिस पे कि पार्टिकल्स हैं। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पे कोई बात नहीं हो पाई, पोलराइजेशन की तो बात ही नहीं हो पाई। ये थ्योरी, और बड़े बड़े न्यूटन जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनकी बात को वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। लगभग 200 साल तक इनकी थ्योरी को जो है मानते रहे लोग बाग। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के पैरेलल में ही एक थ्योरी और डेवलप हो रही थी, और वो थी हाइगन्स वेव थ्योरी। क्या कंसेप्ट था हाइगन वेव थ्योरी का? उन्होंने ये माना था कि जो लाइट है ये वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है, मीडियम के पार्टिकल की हेल्प से, ईथर मीडियम की हेल्प से ये लाइट एनर्जी आगे बढ़ती, सोर्स से लाइट बाहर आती और एक वेव फ्रंट बनाती। वेव फ्रंट क्या है, पहले हम इसको समझें। जैसे मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, इसने लाइट एनर्जी को इमिट किया, पॉइंट सोर्स ये है, तो नेचुरली ये अपनी एनर्जी सभी तरफ इमिट करेगा। वो एनर्जी सी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सी इंटू टी। तो अगर मैं यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस बना लूं, उसकी रेडियस मैं ले रहा हूं सी इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन टाइम टी। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस बनी है, इसके हर पॉइंट को एनर्जी साइमल्टेनियसली मिलेगी। इसका मतलब इसका हर पॉइंट एक साथ एनर्जी, क्योंकि उसको मिली है, एक साथ अपने ऑसिलेशन शुरू करेगा, सेम फेज में वो अपने ऑसिलेशन शुरू करेगा। ये सरफेस जिसका हर पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करता है, उसे ही हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अभी ये जो हमारा पॉइंट सोर्स है उसने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या खासियत रही, मैं फिर रिपीट करूं, इसका हर पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। तो देखिए हमारी जो थ्योरी है, एनर्जी जो है वो हमारे पास में लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट का हर पॉइंट कर क्या रहा है, इसका हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स है। क्या नाम दें उस सोर्स का? सेकेंडरी सोर्स। वो अपने सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक ए सोर्स। तो हम कह सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स known as secondary source and they emit secondary wavelets। अब ये जो अगर हम बात करें, इसको इस तरह से हम ले जाएं आगे कि देखिए जैसे ये हमारा वेव फ्रंट बन गया था, इसका हर पॉइंट हमें सोर्स लेना है, ये सोर्स है, ये सोर्स है। अब हम अगर ये सोचें कि लाइट एनर्जी आगे कैसे बढ़ती है, तो हाइगन ने कहा अब यही सोर्स तो उस एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे, यही सेकेंडरी सोर्स तो अपने सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे। मान लीजिए आई वांट टू गेट द पोजीशन ऑफ दिस एनर्जी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। दैट मीन्स डेल्टा टी टाइम के बाद में मैं इसकी पोजीशन जानना चाहता हूं। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन डेल्टा टी टाइम? सी इंटू डेल्टा टी। आई विल ड्रॉ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ रेडियस C into delta t. Here C into delta t. These are the secondary wavelets. Secondary wavelets. Secondary wavelets. Secondary wavelets. Secondary wavelets. Their radius is how much? C into delta t. Now if I draw a surface, tangential surface to all these secondary wavelets like this. This is my tangential surface. This surface naturally will receive energy at the same time. That means this surface is my new wave front. At what time? At time t plus delta t. So it is how, with the help of this secondary wavelet concept, we can draw geometrically the new position of wave front. My energy is with the wave front. In which direction it is traveling?
it is traveling normal to the wavefront. Actually, if I draw these lines are normal to the wavefront. These lines are normal to the wavefront. Actually, these lines are ray. Rays are always normal to wavefront. Rays represents direction of propagation of energy. Now, my energy at later time t plus delta t is in this wavefront. So, I am getting a larger wavefront, and it is how we can think of the energy propagation with the help of secondary wavelets. Here, you can see the source here is wavefront. These are the secondary wavelets, and it is a tangential surface. This tangential surface is my new wavefront. Say it is my plane wavefront. Say it is my wavefront. These are these circles. Actually, these are spherical wavefronts, secondary wavelets. And draw this. It is my tangential surface. It is a plane surface. So this is my plane wavefront. This is my plane wavefront. It is how plane wavefront travels. One thing comes in our mind. Why we are drawing tangent only at the front side? Why not on the back side? Actually, this theory says energy propagates only in the forward direction. So that actually, if we look at the theory point, the tangential surface to the secondary wavelet will be our new wavefront at the later time. One more thing, energy propagate in the direction normal to wavefront. Arrow जो हमने बनाए थे, ray जो हमने बनाए थे, they actually giving us the direction of propagation of energy, and this theory जो है could explain very well the reflection, refraction, interference, diffraction. And one more important thing, that energy propagates only in the forward direction. There is no flow of energy in the backward direction. This is how the theory explain these effect. Now point is कि न्यूटन का बात माना गया या हाइगन का बात माना गया, तो उस समय तक तो दोनों एक ही टाइम पे आए थे. लाइट की वेलोसिटी किसी ने मेजर तो खास की नहीं थी उस जमाने में. फिर 1849 में तो सबसे पहले फिजर ने फिर स्पेस में मेजर किया. 1850 में फोकाल्ट ने जब वाटर में लाइट की वेलोसिटी को मेजर किया, और लाइट की वेलोसिटी जब मेजर्ड वैल्यू उन्होंने देखी कि मीडियम में लाइट स्लो चलती है. मैंने देखो ध्यान से बात आई होगी आपके दिमाग में कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो कहती थी कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट चलना चाहिए. हमारी हाइगन की थ्योरी कहती थी एक्चुअल में कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में स्लो चलना चाहिए. जब रिफ्रैक्शन हाइगन थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि वहां लाइट जो है डेंसर मीडियम में स्लो चलना चाहिए. और एक्सपेरिमेंटली जब फोकाल्ट ने 1850 में लाइट की वेलोसिटी को जब वाटर में मेजर किया गया और एक्सपेरिमेंटली जब वो कम आई कि हाँ, तब जाकर के न्यूटन की बात को छोड़कर लोगों ने हाइगन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना शुरू किया. वरना तो ये प्रिंसिपल तो चल तो साथ साथ ही रहे थे, और 200 सालों तक लोग इसमें थे कि क्या माना जाए, इसको छोटे छोटे पार्टिकल माने जाए, कॉर्पुसल्स माने जाए या वेव माना जाए. बट क्योंकि उस समय तक वो वेलोसिटी का कुछ डिटर्मिनेशन हो नहीं रहा था, तो बहुत पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा पा रहा था. लेकिन आफ्टर दिस मेजरमेंट ऑफ लाइट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब ये कंफर्म हो गया कि नहीं वाटर में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है, देन दिस थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड. और इस तरह से और फिर आगे इसमें डेवलपमेंट हुए. हाँ, लेकिन इसकी थ्योरी की अपनी दिक्कतें थी. हाइगन प्रिंसिपल भी हम कहें कोई कंप्लीट रहा हो ऐसा नहीं था, क्योंकि ईथर की प्रेजेंस को लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे. बाद में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ माइकलसन मॉर्ले का, जिसमें ये रिजल्ट आया कि नहीं ईथर टाइप की कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर किस तरह की वेव है, किसकी सपोर्ट से ये ट्रेवल कर रही है, क्या चीज है. तो वो कुछ उस समय इसकी थ्योरी की अपनी प्रॉब्लम रही है. बाद में हम जानते हैं कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, फिर उसमें ट्रांसवर्स वेव का कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट आया,
और फिर बाद में उसकी हेल्प से पोलराइजेशन वगैरह आगे और फर्दर हम समझ पाए। लेकिन इस हाइगन थ्योरी से हम जो है हमारी जो रिफ्लेक्शन आसानी से समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन समझ सकते हैं, इंटरफेरेंस समझ सकते हैं और डिफ्रैक्शन समझ सकते हैं। और एक्चुअली बात मैं आपको और यहाँ स्पेशली बताऊं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है ये प्योरली वेव थ्योरी से ही समझ में आएगा। अगर हम पार्टिकल लाइट को पार्टिकल मान ले तो हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बाद ही हम कंफर्मली ये कह सकते हैं कि हमारी जो लाइट है वो वेव है। एक्चुअल में आगे भी अगर हम साइंस में बात करें, जहां जहां भी हमें किसी चीज को वेव प्रूव करने की जरूरत पड़ी है, चाहे वो डी ब्रोगली वेव का कंसेप्ट रहा हो, चाहे एक्सरे को वेव प्रूव करने की जरूरत पड़ी हो, तो वहां पर यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। और वंस वी सी द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारी जो लाइट है या जो भी वो क्वांटिटी है वो वेव है। अगर वो हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दे रही है तो उसके बाद में हमें किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम जो आगे भी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का, आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उसकी इंपॉर्टेंस ही यही है कि इन एक्सपेरिमेंट को जब हम समझ लेंगे, इनके रिजल्ट्स को हम समझ लेंगे, तो उसके बाद हम कंफर्मली कह पाएंगे कि लाइट वेव है। ऐसा हम यहां पे बात करेंगे। तो ये जो हाइगन की जो थ्योरी है इसी की हम हेल्प लेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे बनते हैं इसको भी हम आगे बात कर सकते हैं और ये थ्योरी इस तरह से आगे डेवलप की जा सकती है। नाउ वी वांट टू डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, cylindrical wavefront, plane wavefront, how we get it, how the intensity changes with the distance, that we can explain very well using Huygens theory. Here is a chart. If you take a point source, we get a spherical wavefront. With a point source, we get a spherical wavefront. Actually, it is my point. A point source gives out energy in all the directions. And if medium is isotropic, that means velocity of light is same in all the directions. We need isotropic medium. Energy will travel equal distance in equal time in all the directions. And we will get a spherical surface. Because energy is being received by all these points lying on this spherical surface at the same time. It is my wavefront because all of them will vibrate in the same phase. So this energy, say this source is giving energy P in 1 second. Power of the source is P. That energy will reach on the surface in 1 second. So the radius of this spherical surface, it is spherical wavefront, spherical surface, the radius is R. The area is how much? Area is 4 pi r square. This is the area of the spherical surface. How much power my source is giving? P. In 1 second it will give me P power. And area is 4 pi r square. So how much energy is being received per unit area per second? That will be power by area. So power by area, it is intensity. So here intensity of light at the surface, the spherical wavefront surface, we can see intensity is proportional to r square. So inversely proportional to 1 by r square. So intensity is inversely proportional to 1 by r square. So here point is amplitude. If I say amplitude and intensity, actually in a wave, intensity and amplitude relation is this one. Intensity is proportional to amplitude square. So how amplitude will change with distance? We will have to take square root of it. That means amplitude will be proportional to 1 by r. Intensity is proportional to 1 by r square. And amplitude is inversely proportional to 1 by r. This will be the case when my wavefront is spherical, or in other words, my source is a point source. Actually, here you just see, if it is a point source, wavefront is spherical.
spherical wavefront. Amplitude inversely proportional to distance. Intensity is inversely proportional to distance square. So it is how we can understand this point, why intensity decreases as wavefront move forward in case of spherical wavefront. Now let us think of cylindrical wavefront. How we get cylindrical wavefront? With the help of a line source, we get a spherical wavefront. It is my line source. It is my line source. How energy will come out? Again I will say my medium is isotropic. Velocity of light is same in all the directions. So this energy will come out and it will form this kind of cylindrical surface. So the length of the line source is L. In time t, it will cover ct distance, and the cylinder is of radius r. R equal to ct. Radius is velocity of light into time. So this is my cylindrical surface. How much area? Cylindrical surface area 2 pi r into L. L is my length of this line source. How much power my source is giving? P power. In 1 second, power means energy giving out in 1 second. So energy it is giving me P in 1 second. So in 1 second, this much area will receive energy P. So if I want to calculate intensity, P by area, power by area. So it is my intensity. And I can see intensity is inversely proportional to R. So in case of cylindrical surface, intensity is inversely proportional to R. And if we think of amplitude, naturally I will have to take square root of it, because intensity is proportional to amplitude square. So if I do that, A will be proportional to 1 by root R. So this is the case of our cylindrical surface. You can say amplitude is proportional to 1 by root R. Amplitude is proportional to 1 by root R. And here you can say intensity is inversely proportional to R. You can see here intensity is inversely proportional to R. So this is how we can think of formation of cylindrical surface and how it will propagate. Answer is very easy. Every point of it will behave like a source. What do you call that source? Secondary source. Why you are calling it a wavefront? Because all points lying on it is vibrating in same phase. Why they are vibrating in same phase? Because all of them are receiving energy at the same time. Because light travels velocity with c in all the direction. Isotropic medium हमने माना ही है. So it is how we can very well explain the construction of a cylindrical wavefront, construction of a spherical wavefront. Now think of plane wavefront. How to get plane wavefront? Actually, when we think of a plane surface, if it is a surface, think of a big sphere like earth. मैं अगर आपसे पूछूं अपना फुटबॉल का प्लेग्राउंड, क्रिकेट का प्लेग्राउंड कैसा होता है, तो सिंपली से प्लेन होता है सर. हम तो सब जानते हैं, हमारी अर्थ तो स्फेरिकल बॉल है. फिर वो सरफेस हमारी प्लेन कैसे है? एक्चुअली जब बहुत बड़ी सरफेस हो जाती है तो वहां जाते जाते बड़ी सरफेस का अगर हम छोटा सा पार्ट लें, एक बहुत बड़ी स्फेरिकल सरफेस का हम छोटा सा पार्ट लें, तो वो बिल्कुल प्लेन सा हमें दिखता है. हमारे जो डिस्टेंट स्टार हैं, हमें उनकी शेप पता नहीं है कि वो पॉइंट है भी या नहीं, हमें नहीं पता. लेकिन वो जो लाइट हमसे बहुत दूर से आई है तो उसका जो भी शुरुआती जो है शेप रहा हो, लेकिन वो जब तक हम तक आई है उसका जो शेप बढ़ते 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 जो सरफेस हम रिसीव कर रहे हैं वो लगभग प्लेन सरफेस रिसीव कर रहे हैं. और प्लेन सरफेस जब होती है, वेवफ्रंट हमारा जब प्लेन होता है, तो समय हमारी लाइट पैरेलल लाइट होती है. एक्चुअल में जैसे मैं आपसे कहूं कि ये लाइन है, नॉर्मली हम एक लाइन से बनाते हैं. अब ये लाइन मत मानिए, ये एक प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस ऐसे है और इसका हर पॉइंट अपने आप में क्या है? सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है. ये प्लेन सरफेस हमारी वेव फ्रंट है. कौन सा वेव फ्रंट है कह रहा हूं मैं? प्लेन वेव फ्रंट है. तो ये मैंने सेकेंडरी सोर्सेज बना दिए
और ये बराबर बराबर रेडियस मुझे बनाना चाहिए क्योंकि बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस से कवर करेगा। और मैं अब इसके ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस डाल देता हूं। ये न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हो गई अगले टाइम पर। फिर इसका हर पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स होगा और फिर आप इस पर एक टेंजेंट डाल दीजिए एंड यू विल फाइंड कि हमारी जो एनर्जी है इट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस एंड वी विल फाइंड दिस लाइट इज पैरेलल लाइट, दैट इज फॉर पैरेलल लाइट माय वेव फ्रंट इज प्लेन। एंड इंटरेस्टिंगली आप देखिए यहां जितना एरिया है यहां भी एरिया उतना है, यहां भी एरिया उतना है, एरिया इज नॉट चेंजिंग। दैट मीन्स एनर्जी रिसीव्ड per unit time by this surface will be same here and here. That means intensity will not change. इसीलिए हम कहते हैं पैरेलल लाइट जब आ रही होती है तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ ट्रेवल नहीं करती है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो प्लेन जो है तो इसलिए लिखा एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स और पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। जब बहुत दूर से लाइट आती है तो फिर वो उसका हमें एक छोटा सा हिस्सा जो मिलता है, एक बहुत बड़ी कर्व सरफेस भी चाहे वो हो, लेकिन अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं तो एक प्लेन सरफेस रहता है और प्लेन सरफेस में हम मानते हैं कि लाइट हमारी पैरेलल ट्रेवल कर रही है और उसमें इंटेंसिटी में क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रहा है तो एम्पलीट्यूड भी जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। अब हम इसी तरह से वेव फ्रंट जब बना रहे हैं दो बातें हमारे यहां दिमाग में बहुत क्लियर हुई है कि वेव फ्रंट में तो रहती है एनर्जी और एनर्जी आगे बढ़ती है, पीछे नहीं जाती, एनर्जी आगे बढ़ती है और उसकी जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की वो नॉर्मल टू द वेव फ्रंट रहती है। हमने स्फेरिकल में भी बना के देखा, प्लेन में भी बना के देखा और वो डायरेक्शन को बनाने वाला जो अपना एरो है दैट इज अवर रे। तो हम रे ऑप्टिक्स के जैसे आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स कर रखी है तो मैं आपको समझाता हूं कि वेव फ्रंट हमारे शेप चेंज कैसे करते हैं। हाइगन थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम बहुत आराम से ये बता सकते हैं कि रे जो है जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो ये सारी बातों को हम कैसे वेव फ्रंट बनाते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइगन थ्योरी से, सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट हम समझ लेते हैं। वो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में ये प्रिज्म है, प्रिज्म के हम एक्शन समझाएं कि प्रिज्म कैसे एक्ट करता है। ये प्रिज्म हमने बना लिया, ये प्रिज्म है, इसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें ये लाइट आ रही है, पहले लाइट मैंने ले ली है यहां से ऐसे, तो नेचुरली ये मेरा वेव फ्रंट हुआ। क्योंकि मुझे इसको बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि हमारा वेव फ्रंट और रे एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे क्योंकि हमेशा एनर्जी वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अब ये वेव फ्रंट यहां आ गया, फिर ये वेव फ्रंट यहां पहुंच गया क्योंकि एनर्जी यहां से यहां पहुंची, एनर्जी यहां से यहां पहुंची, यहां की एनर्जी यहां पहुंची होगी, यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी साथ साथ पहुंची, फिर ये एनर्जी आगे बढ़ी और फिर ये यहां पहुंची, फिर ये एनर्जी यहां पहुंची। तो यहां तक तो हमारा ये चलता रहा। लेकिन अब आप एक चीज देखिए कि ये जो लाइट है ये तो प्रिज्म में जाएगी और प्रिज्म में तो ग्लास है, तो ग्लास में तो लाइट स्लो चलती है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम। तो जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा या जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, इसको तो ये डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करनी है और इस लाइट को तो जो है ग्लास में ट्रेवल करनी है। तो हम जानते हैं कि प्रिज्म में ये लाइट ऐसे आ जाती है, यूं करके बाहर आ जाती है। एक्चुअल में क्या हुआ यहां पर, इसमें यह हुआ कि ये मेरा वेव फ्रंट है, ये मेरा वेव फ्रंट है। अब तो आप कहेंगे सर ये तो डिस्टेंस ये रही केवल और ये वाले की डिस्टेंस तो ये रही, क्या फिर ये वेव फ्रंट कैसे हो सकता है? यहां पे और यहां पे एनर्जी साथ साथ कैसे पहुंची? यहां पर और यहां साथ पहुंची थी और यहां भी साथ पहुंची, ऐसा कैसे हो गया? ये डिस्टेंस तो ज्यादा है, ये डिस्टेंस तो कम है। ऑप्टिक्स में डिस्टेंस नहीं देखते हैं, ऑप्टिक्स में टाइम देखते हैं। टाइम बराबर लगा क्योंकि इसको यहां से यहां पहुंचने का टाइम और इसके यहां से यहां पहुंचने का टाइम सेम रहा, टाइम सेम रहा, तभी हम कहेंगे फेज सेम रहा। चाहे डिस्टेंस दिखने में बराबर हो या ना हो, पर ये दोनों डिस्टेंस
ऑप्टिकली सेम है, ऑप्टिक्स के हिसाब से सेम है, तो एनर्जी को यहां से यहां पहुंचने में और एनर्जी को ग्लास में चलते हुए यहां से यहां पहुंचने में इक्वल टाइम लगा है। और इसीलिए यहां पर अब इनका फेस सेम है और यहां भी ये फेस सेम है। और इस तरह से हम बड़े आराम से समझा सकते हैं कि हमारा प्रिज्म किस तरह से वेव फ्रंट को उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया या डेविएशन हमें देता है। ये हम बात यहां से आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ये बात करें प्रिज्म का एक्शन कैसे होता है, यहां मैंने एक जो है एक एग्जांपल ये जो मैं ले रहा हूं, इसमें मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कन्वर्जिंग लेंस लिया है। अब कन्वर्जिंग लेंस का क्या काम होता है, शब्द में क्लियर है, वो लाइट की एनर्जी को कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा। अरे भाई इकट्ठी कैसे हो जाएगी लाइट, वेवफ्रंट ने कैसे जो है अपना शेप चेंज किया। तो देखिए यहां पर ये देखिए ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट है, ये पैरेलल लाइट है, ये वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। क्या है ये, सेकेंडरी सोर्स है, एनर्जी भी दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बना लीजिए। ये बोले सर यहां कोई पॉइंट नहीं है क्या, अरे जितने पॉइंट आप बना सकते हो बना लो। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक ए सोर्स। वो अनलिमिटेड पॉइंट बना सकते हैं, हर पॉइंट अपने आप में सोर्स है, यही हाइगन कहते हैं। और उसको आप सेकेंडरी सोर्स मानो और सेकेंडरी वेवलेट्स बना लो और टेंजेंट सरफेस डाल दो। किसी नए टाइम पर अगर अपन चाहते हैं कि भाई उसकी वेवफ्रंट की पोजीशन क्या बनेगी, कहां वो होगा, तो उस पर टेंजेंट ही तो डालना है। पर ध्यान रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल करती, टेंजेंट तो पीछे भी डल जाता है वरना, लेकिन हाइगन प्रिंसिपल कहता है एनर्जी ट्रेवल्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमें यहां पर ये टेंजेंट आगे डाल दिया, फिर ये सेकेंडरी सोर्स बन गए। अब ये चीज देखो, ये एनर्जी यहां तक पहुंच गई, यहां तक एनर्जी साथ साथ पहुंच गई। अब ये जो लाइट है ना, इसको ग्लास के मोटे पार्ट में से जाना पड़ रहा है। देखो कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं ना, एयर में जब होते हैं वो, तो बीच में से वो लेंस मोटा होता है। अब लेंस मोटा है तो नेचुरली जो है उसको क्रॉस करने में, क्योंकि लाइट को ग्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा, तो लाइट थोड़ा स्लो तो चलेगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। और जो लाइट थिन पोर्शन से पास होगी, ग्लास में से कम रीजन में से पास होगी, तो नेचुरली उसको वो रीजन क्रॉस करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। एयर वाले पोर्शन में जैसे जितने टाइम में ये एनर्जी यहां पहुंची होगी, यहां से यहां तक, आप देखिए एनर्जी यहां पहुंची। बोले सर इसने तो ज्यादा चला, अरे ज्यादा चल लिया ना, क्योंकि कांच में कम चला था और उसको ज्यादातर टाइम एयर में चलना पड़ा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट ज्यादा होगी। और इसीलिए ये एनर्जी यहां पहुंची, तब एनर्जी ये यहां पहुंची, ये एनर्जी यहां पहुंची, और इन पॉइंट को मैंने मिला के ये जो सरफेस बनाई, ये मेरी कर्व सरफेस हो गई। और अब मैंने इसके ऊपर नॉर्मल डाला तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी हो गया, और ये एनर्जी यहां मिल रही है और ये एनर्जी यहां कन्वर्ज हो रही है, और इस तरह से वेव फ्रंट का शेप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वेव फ्रंट बनाते गए, और वेव फ्रंट ने क्यों शेप बदली, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। और मैं बता सकता हूं इसके बाद अगर मैं कहूं कि यहां क्या एनर्जी रुक जाएगी, अरे एनर्जी का फ्लो कौन रोक रहा है, एनर्जी को तो आगे बढ़ना है। तो ये जो मेरी रे है वो इधर आगे ट्रेवल करेगी, ये वाली रे इधर आगे ट्रेवल करेगी, ये वाली रे इधर आगे ट्रेवल करेगी, और ये एनर्जी जब यहां पहुंचेगी, ये वाली यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, ये नया वेव फ्रंट हो गया, ये यहां वेव फ्रंट हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो ये जो लेंस है, ये वेव फ्रंट आ रहा था, मैंने अभी रे नहीं बनाई, मैंने वेव फ्रंट बनाया केवल, तो ये वेव फ्रंट आ रहा था, तो ये वेव फ्रंट जब इसमें से निकलेगा तो ये ऐसे शेप ले लेगा, इधर एनर्जी ट्रेवल करेगी, यूं यहां कहीं ये पहुंचेगा ऐसे शेप करते करते, और आगे अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे शेप इसका चेंज होता जाएगा, और आगे ऐसे इसका शेप में चेंज करके फिर आगे जाके फर्दर डाइवर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाइगन प्रिंसिपल से ये समझा सकते हैं कि कैसे वेव फ्रंट में के शेप में चेंज होता है। देखिए हाइगन प्रिंसिपल से हम इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन तो समझेंगे ही, और अभी हम क्योंकि वेव फ्रंट समझ रहे हैं तो इसी का यूज करके हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन भी हो सकता है समझ लें अपन, पर रिफ्रैक्शन में मैं आपको एक चीज समझा भी दूंगा थोड़ा। जैसे ये इंटरफेस है, इधर एक मीडियम है, वेलोसिटी v1 है, और यहां वेलोसिटी v2 है, दोनों अलग अलग मीडियम है। हम जानते हैं लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की इंटरफेस को क्रॉस करती है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन इंटरफेस पर वो बेंड कर जाती है। हम ये भी जानते हैं अगर दूसरा मीडियम ऑप्टिकली डेंस होता है, जहां लाइट स्लो होती है, तो लाइट नॉर्मल के पास आ जाती है, और अगर दूसरे मीडियम में वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मैं अभी जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं या डिस्कशन करने जा रहा हूं,
इसमें मान के मैं चल रहा हूं कि V2 जो है अपना, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। दैट मीन्स यहां वेलोसिटी कम है। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, उसमें लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और कितना बेंड करेगी, एंगल में क्या रेशियो रहेगा, ये हम यहां इसमें समझ पाएंगे। यहां पर मान लीजिए लाइट इधर से आ रही है, ये लाइट हमने दो रे बना ली है, पैरेलल है एक दूसरे के, तीन बना लेते हैं। ये लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट। वेव फ्रंट कैसा होगा? नेचुरली प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये मैंने वेव फ्रंट बना ली, ये वेव फ्रंट। थोड़े टाइम के बाद ये वेव फ्रंट यहां आ गया, एनर्जी प्रोपोगेट करके। तो जितने टाइम में एनर्जी यहां से यहां आई, ये वाली यहां आई होगी, ये वाली यहां आई होगी, नया वेव फ्रंट बन गया। फिर और क्या करें, आगे वेव फ्रंट बढ़ता जाएगा। यहां अगर मैं नॉर्मल डालता हूं, और यहां भी मैं नॉर्मल डालता हूं, तो ये नॉर्मल से जो हमारी इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं कह सकता हूं ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, यहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और ये यहां पहुंच गया। अब देखिए ये जो जगह है, ये तो इंटरफेस से पहुंच गई, इसको तो भी पहुंचना है, टाइम लगेगा। इस एनर्जी को तो यहां पहुंचने में और टाइम लगेगा। पर एक बात है, इस एनर्जी को ट्रेवल करना है v1 वेलोसिटी से, इस एनर्जी को आगे बढ़ना है v2 वेलोसिटी से, और v2 तो कम है। अब अगर मैं कहता हूं कि ये आगे बढ़ा, ये एनर्जी यहां पहुंची, तब तक ये एनर्जी यहां पहुंच जाएगी, यहां ये, पर ये एनर्जी तो इतनी तो नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि सेकंड मीडियम में तो वेलोसिटी कम है ना। तो मैं अगर इसका वेव फ्रंट बनाऊंगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो उसकी रेडियस तो मुझे छोटी बनानी चाहिए, क्योंकि ये तो लाइट थोड़ा स्लो चली है। तो ये मैंने ये वेव फ्रंट बना लिया। डेफिनेटली ये रेडियस मैंने इससे कम ली है, क्योंकि यहां लाइट स्लो चली है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था वेलोसिटी सेकंड मीडियम में कम है, इसलिए ऐसा हुआ। अब आगे, अब ये एनर्जी तो पहुंच चुकी है बाउंड्री पे, इंटरफेस पर, इसको भी अब कहां ट्रेवल करना है, सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम में ट्रेवल करेगी। पर इसको भी, अब जब एनर्जी यहां से ये वाली एनर्जी यहां पहुंचेगी, ये v1 वेलोसिटी से चलेगी, तब तक ये आगे बढ़ेगी, ये इतनी आगे बढ़ गई, इससे तो ये डिस्टेंस कम ही है, और ये तो और आगे बढ़ जाएगी। तो नेचुरली ये वाला वेव फ्रंट पहुंच के यहां हो गया। अब अगर मैं ये सोचूं कि यहां तक आ गए, ये नॉर्मल था, यहां ये नॉर्मल ले लीजिए यहां पर ये। अब हम कहें कि नया वेव फ्रंट कैसे बनाए भाई, ड्रॉ टेंजेंट, किस पे टेंजेंट, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये यहां से टेंजेंट डाला, ये हमारा नया वेव फ्रंट। बोले सर ये तो ऐसे आ रहा था, ये थोड़ा ऐसा टिल्ट हो गया। हाँ हो गया ना, क्योंकि ये ज्यादा ट्रेवल हुआ, इसने तो कम ट्रेवल किया। यहां जहां टेंजेंट डाला, ये मैंने लाइन में लगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गई। अब देखो ये लाइट यूं जा रही थी, अभी यूं बेंड कर गई, किधर डेविएट हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों डेविएट हुई, क्योंकि दूसरा मीडियम में लाइट स्लो चली, नॉर्मल के पास आई, और ये एंगल आर हो गया, ये एंगल अपना आई था। अब हम आई और आर में रिलेशन की बात कर सकते हैं। तो मैंने यहां पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि बेंडिंग हुआ कैसे। आप मुझे कह सकते हैं सर अगर V2 ज्यादा होता तो ये रेडियस तो बहुत बड़ी बनाते, तो क्या बेंड उधर हो जाती? बिल्कुल, आप ट्राई करके देखिएगा, वो बेंड अवे हो जाएगी, ऐसा ही होता है। अब इसको अगर हम ये सोचे आगे, इसकी मैथमेटिक्स को अगर हम लें उसी को यहां हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये अपना वेव फ्रंट था, देखो यहां पहुंच गया, ये अपन ने ये सेकेंडरी, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स बना रखे हैं, टेंजेंट नया वेव फ्रंट है, ये अपना इंसिडेंट का एंगल है आई। अब जितने टाइम में ये एनर्जी यहां से यहां पहुंची, ये एनर्जी तो यहीं पहुंची ना, टाइम तो सेम है ना, क्योंकि जब ये एनर्जी यहां से यहां पहुंची तो ये एनर्जी यहां से यहां पहुंची, सेम टाइम है, मान लो टी टाइम है। यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या माना था हमने, v1, तो ये डिस्टेंस हुई bb डैश इक्वल टू
v1 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम वही है, इतने टाइम में ये डिस्टेंस सेकंड मीडियम में ट्रेवल की गई। सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कितनी है भाई? v2। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। अब ये दो ट्राइंगल है, देखिए ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, ये 90 माइनस आई होगा, ये 90 है तो ये आई बन रही है। इसको मैंने आर बनाया, लिखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आर है तो ये 90 है, ये 90 माइनस आर और ये आर हो जाएगा। यहां भी हम इसको ये आर लिख सकते हैं, ये आर होगा। अब इस ट्राइंगल को देखिए, इसमें इस ट्राइंगल में ये 90 वाला एंगल है, तो साइन आई कितना होगा? बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन आई बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। साइन आर कितना होगा? इस ट्राइंगल में आ जाए, ये आर है, परपेंडिकुलर कौन है? ए डैश, हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी डैश, साइन आर। दोनों का रेशियो ले लें, साइन आई बाई साइन आर। तो जब रेशियो लेंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से बी बी डैश, यहां से ए डैश आ जाएगा। बी बी डैश का वैल्यू कितना है? v1 t, और ए डैश का वैल्यू, इस डिस्टेंस का वैल्यू v2 t, t कैंसिल हो गया और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। और इसे ही हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। साफ है, आई बदलोगे आर बदलेगा, लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और फिर आपने ऑप्टिक्स में इसी रेशियो का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये एक्चुअल में हम कह सकते हैं यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी v1 बाई v2। और इस तरह की जो बात है v1 बाई v2, तो इस तरह से हम यहां पे बात कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और सिमिलरली ऐसे वेव फ्रंट बना करके हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर सकते हैं। यानी हमारा जो ये हाइगन प्रिंसिपल है, इसने बहुत आसानी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा दिया, रिफ्लेक्शन समझा दिया, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन की बात हो गई। अब हमें जिस बात पर पूरा काम करना है, जिस टॉपिक को हम अब आगे मजबूती से बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी तो कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था कि भाई मेरा हाइगन प्रिंसिपल कहता क्या है, तो वो सिंपल सी बात कह रहा है कि एनर्जी को आगे बढ़ाने की अगर हमें सोचना है तो सोर्स के बारे में मत सोचिए, आप तो वेव फ्रंट के बारे में सोचिए। आपने सोर्स हटा भी दिया और वेव फ्रंट हमारा है, तो वेव फ्रंट अपने आप में उसका हर पॉइंट एक सोर्स है। वेव फ्रंट, फिर मैं याद दिला दूं, वेव फ्रंट क्या है? सरफेस है। क्या खासियत है उसकी? उस पर आने वाला हर पॉइंट अपने आप में सोर्स है, और वो भी सेम फेज वाला है। तो एक तरह से वो कलेक्शन ऑफ सोर्स है। और अब हमें उन सोर्सेस से आने वाली लाइट की बात करनी होती है। अब उसी से हम आगे अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, कैसे वो जो है काम करता है, इंटरफेरेंस के क्या रिजल्ट्स होते हैं, डिफ्रैक्शन के क्या रिजल्ट होते हैं। पर एक बात हम बिल्कुल पक्का दिमाग में रखेंगे, इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे, दोनों एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारी लाइट वेव है। वेव होगी तभी हम इन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दिमाग में एक बात आती है कि सब इंटरफेरेंस क्या चीज होती है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, एक जगह एक लाइट आई, दूसरी जगह से भी वहां पे लाइट पहुंची, दो लाइट एक साथ एक जगह पे पहुंची। दिमाग तो ये कहता है उजाला बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दो लाइट गई है तो। लेकिन हम इस फिनोमेना में समझेंगे कि एक साथ एक जगह पर दो लाइट पहुंच रही हैं, और ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि वहां अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा बना रहेगा। ऐसा होगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने अभी तक अब पढ़ा है लाइट सीधी चलती है, लेकिन हम देखेंगे लाइट के रास्ते में अगर हम एक स्लिट रख दें, एक सर्कुलर अपर्चर रख दें, साइज जरूर उसकी ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में लेना पड़ेगा, बट वी विल ऑब्जर्व देयर कि लाइट स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेट नहीं करके इट बेंड्स, मुड़ जाती है रास्ते से, उस जगह चली जाती है, उस तरफ पहुंच भी जाती है जहां उसको ऐसा जाना नहीं चाहिए था। अगर हम ये मान के चलते हैं कि लाइट सीधी चलती है तो उसके हिसाब से तो वहां जाना नहीं चाहिए था, पर वहां पहुंचती है लाइट।
इन दोनों फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करेंगे, हाइगन प्रिंसिपल के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हमें कुछ वेव इक्वेशन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, फेज की बात करेंगे, पाथ की बात करेंगे, फेज डिफरेंस की बात करेंगे। और ये दोनों फिनोमेना में बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यूज करते हैं, तो हम अच्छी तरह इसको समझ पाए। इसके लिए अब हमारे अगला स्टेप होगा, वेव इक्वेशन को हम अच्छी तरह से समझें, फेज को हम अच्छी तरह से समझें, पाथ और फेज में आपस में क्या रिलेशन है, इंटरफ्रेंस क्या है, सुपरपोजिशन की एक खास जो है सिचुएशन को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो पहले हम सुपरपोजिशन भी समझें, इंटरफ्रेंस क्या है ये समझेंगे, इसकी क्या जरूरत है ये समझेंगे, और आगे फिर इसमें एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी पे नॉर्मली हमारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उस पर हम आगे बढ़ जाएंगे।